कनकपुर के चौराहे के पास गली में ही मुन्नन दर्जी की दुकान थी। दुकान क्या थी, एक स्टूल के सामने सिलाई मशीन रख लिया था। वो मशीन भी पुरानी थी, पर उसके कमाने खाने का साधन बन गई थी। एक दिन उसी मोहल्ले में रहने वाले, इस जैकेट की मरम्मत कर देगा क्या? जी साहब, कर तो दूंगा, पर पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? करीब 100 रुपए लग जाएंगे। इतने ज्यादा? साहब, खोलना भी तो होगा, उसमें बहुत मेहनत लगती है। रहने दे, तू ही अकेले थोड़ी है, बहुत से दर्जी हैं। देख लो साहब, अगर कोई 150 से कम कर दे तो ठीक है। सुधीर बाबू कुड़कुड़ाते हुए चले आए। आधे घंटे बाद वापस आए। चल भाई, तू ही बना दे, ले लेना 100 रुपए। बाबूजी, गलत पैसे नहीं मांगता, वरना इतने दिनों से इसी स्टॉल पर बैठकर मरम्मत नहीं कर रहा होता। रोज पुलिस का डर बना रहता है, सो अलग मेरी भी अपनी एक दुकान होती। अच्छा लो, कल तक दे देना। जी बाबूजी, कल इसी वक्त ले जाइएगा। मुन्नन ने उनकी जैकेट पलटकर सिलाई के लिए खोलनी शुरू कर दिया। पॉकेट पर नजर पड़ते ही वो चौंक गया। इसमें क्या रखा है? पॉकेट देखा तो उसमें सोने की एक चेन रखी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, कल जब सुधीर बाबू आएंगे तब उन्हें लौटा दूंगा। सुधीर बाबू भूल गए होंगे इसमें रखकर। दूसरे दिन जब सुधीर बाबू आए तो मुन्नन ने उन्हें जैकेट पकड़ा दिया। उन्होंने उसे 100 का एक नोट पकड़ा दिया। बाबूजी, इसकी पॉकेट में ये सोने की चेन पड़ी थी, इसको रख लीजिए। अच्छा लाओ, दो। सुधीर बाबू को याद आया कि उनकी पत्नी ने ये चेन ठीक करवाने को दी थी और वो इसे जैकेट में रखकर भूल गए थे। आज तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता। ये दर्जी तो निहायत शरीफ और ईमानदार निकला। इतनी महंगी चेन इसने वापस कर दी, रख भी तो सकता था। वो घर आए तो अपनी पत्नी जानकी से, जानकी, तुम्हारी चेन तो आज बच ही गई। देखो, ये चेन जैकेट में ही रखकर भूल गया था। जैकेट दर्जी को देकर आया था, उसने आज ये चेन लौटा दिया। देखो, आज के जमाने में भी कितने ईमानदार लोग हैं। अभी एक चेन बनवानी पड़े तो 50,000 लगते हैं। सुनो, मैं सोच रहा हूँ हमारे पास बाहर की तरफ जो एक कमरा खाली पड़ा है, क्यों ना उसको दे दें। कम से कम बेचारे को एक स्थायी जगह मिल तो जाएगी, और हम भी कहीं आएंगे जाएंगे तो घर की चिंता भी नहीं रहेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर बाद में कहीं उसकी दुकान चल निकली और वो कमरा छोटे से इनकार कर दिया तो? इतनी दूर की क्यों सोच रही हो? अगर नहीं ठीक लगता है तो हटाते कितना समय लगेगा? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन ही सुधीर बाबू मुन्नन की दुकान पर पहुंच गए। अच्छा भाई मुन्नन, घर में कौन कौन है? बाबूजी, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी। शादी को 8 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं है। कल तुम कह रहे थे ना कि ज्यादा पैसे मांगता तो अपनी भी दुकान होती। मेरे पास बाहर की तरफ एक कमरा है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी मशीन उसी में रखो और एक तरफ अपने रहने का इंतजाम कर लो। बरामदा में आंगन है, तुम्हें रोज रोज पुलिस का डर भी नहीं रहेगा। अरे नहीं बाबूजी, मैं यहाँ ठीक हूँ। मेरी पत्नी अकेली रहती है, उन्हें भी तुम्हारी पत्नी का साथ मिलनी चाहिए। उनके काम में थोड़ी मदद करवा देगी। पर बाबूजी, इतना किराया कहाँ से आएगा? जैसा आपने बताया, आपका घर तो बड़ी अच्छी जगह पर है। मैं कोई किराया नहीं मांग रहा हूँ, बस एक ईमानदार आदमी की तलाश में था। हम लोग अक्सर बच्चों के पास चले जाते हैं, घर की चिंता सताती रहती है। तुम रहोगे तो हम निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ठीक है बाबूजी, कल बताता हूँ। हाँ हाँ, अपनी घरवाली से पूछ लो, फिर जवाब देना। मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद बाबूजी मेरी ईमानदारी पर मुग्ध हो गए हैं, वरना कौन अपना घर दे देता। 1000 रुपए घर का किराया देता हूँ, दुकान के लिए पुलिस को अलग से देना पड़ता है। मौका अच्छा है, किसी से पूछने की जरूरत ही क्या है। उस दिन सारे समय वो खुश होकर काम करता रहा। घर गया तो अपनी पत्नी से सारी बात बताई। उसकी पत्नी, देख लो, ये घर भी छोड़ते और वहाँ भी ठीक ठाक ग्राहक न मिले तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक काम करते हैं, पहले मशीन वहाँ रखकर कुछ दिन सिलाई करते हैं। अगर दुकान चल निकली तो वहाँ रहने लगेंगे। क्या सोचती हो? हाँ, ये भी तो ठीक रहेगा। अभी ये घर नहीं छोड़ेंगे। दूसरे दिन जब सुधीर बाबू आए तो मुन्नन उनके साथ जाने को तैयार था। एक रिक्शा बुलाकर उस पर मशीन रखवा दिया और दोनों लोग रिक्शा पर सवार होकर सुधीर बाबू के घर के सामने पहुंच गए। सुधीर बाबू का घर क्या था? पूरी हवेली थी। मुन्नन हैरानी से हवेली की तरफ देखने लगा। अंदर ले चलो भाई।
रिक्शा भीतर गया तो सुधीर बाबू उतर गए और बोले, मशीन उसी कमरे में उतार कर रख दो। मुन्नन ने मशीन रखवाकर रिक्शे वाले को पैसे दे दिए, पर अपना झोला एवं अन्य सामान कमरे में रखने लगा। तभी तुम्हारा परिवार नहीं आया? बाबूजी, अगले हफ्ते तक आ जाएगी वो। ठीक है, अपना सामान जमा लो। मुझे लगता है यहाँ तुम्हारी दुकान चल निकलेगी, क्योंकि इधर कोई दर्जी भी नहीं है। सुधीर बाबू ने हवेली से उसके लिए चाय और बिस्किट भिजवा दिया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। मुन्नन के पास ग्राहक आने लगे थे। सुधीर बाबू भी याद कदा कोई चीज सिलवाने के लिए दे जाते, पर मुन्नन उनसे पैसे न लेता। 1 महीना बीत गए। मुन्नन अपनी पत्नी मीना को भी ले आता है। अरे बाप रे, तुम यहाँ रहते हो? किस्मत जाग गई हमारी तो। मैं तो सबसे पहले मालकिन से मिलने जाऊंगी। देखो जरा कैसी है। ठीक है, चली जाना। पहले अपना चूल्हा चौका तो जमा लो। हाँ, काम खत्म करके ही जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मीना घर का सारा काम खत्म करके शाम को हवेली पहुंच गई। अभी वो दरवाजे पर ही थी, अपने पति का नाम सुनकर वही ठिठक गई। उसने मालकिन को कहते हुए सुना कि तुम कह रहे थे कि मुन्नन की पत्नी की कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम ये बच्चे उन्हें दे दे। हम भी बदनामी से बच जाएंगे और उनकी भी माँ बाप बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो तो ठीक है, पर तुम्हारी लाडली जब ठीक होकर अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दोगी? रवि अगर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा न जाता तो हमारी बेटी को ये सब दुख झेलना ही नहीं पड़ता। मीना चुपचाप वहाँ से वापस आ गई। आते ही, सुनो जी, हमारी किस्मत खुलने वाली है। क्या हुआ? मीना ने मुन्नन से वो सारी बातें बता दी जो कुछ वहाँ सुना था। तू सच कह रही है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? हमारा घर उसकी किलकारियों से गूंज उठेगा। मीना खुशी खुशी घर का काम करने लगी। तभी सुधीर ने आवाज लगाई, मुन्नन, तुम्हारी पत्नी आ गई है क्या? जी बाबूजी, आज ही आई है। हवेली में भेज दो, जरा जानकी ने बुलाया है। जी बाबूजी, अभी चली जाएगी। मीना हवेली में गई तो जानकी ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया, फिर आंसू पोंछते हुए सारी बातें दोहरा दी। पर मालकिन, गुड्डू बेबी मान जाएगी। अफसोस तो इस बात की है कि गुड्डू को ऐसा सदमा लगा है कि वो पागल हो गई है। उसे तो पता ही नहीं कि उसका बच्चा किस हालत में है। एक्सीडेंट के समय दोनों साथ ही थे। वो चला गया और ये बच गया। जब इसको होश आया तो रवि जा चुका था। बच्चे को तो तब से मैं संभाल कर रखी हूँ। मालकिन, मुझे ये बच्चा दे दीजिए, मैं इसे पानी छाती से लगा कर रखूंगी। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ। हम हर महीने तुम्हें 10,000 रुपए भेज दिया करेंगे। मेरे कलेजा का टुकड़ा है ये बच्चा, बस किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गरीब मुन्ना दर्जी का किस्मत खुल गई थी। उन्होंने उसी दिन कनकपुर छोड़ दिया। वहाँ जाकर चिट्ठी लिखकर अपना पता सुधीर बाबू को भेज दिया करती। मनीष की एक किताबों की दुकान थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूदने की वजह से मनीष के पैरों में प्लास्टर लगाना पड़ गया था। प्लास्टर तो खुल गया, पर एक ऑपरेशन करवाना होगा। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? कम से कम 30,000 तो लगेगा ही। ठीक है, सोचकर बताऊंगा। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे कहाँ थे? अभी भी उसके पैरों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से उसे बैसाखी के सहारे चलना पड़ता था। धीरे धीरे पूरा साल बीत गया था। एक दिन उसकी पत्नी, अब हमारा खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? सब कुछ तो भस्म हो गया। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी उनकी बेटी प्रिया स्कूल से आई। माँ, आज मुझे नूडल्स के पकोड़े खाने हैं। तुम्हें पता है हम कितनी मुश्किल से दिन गुजार रहे हैं। तभी प्रिया रसोई में से नूडल्स के पैकेट्स लेकर आई। ये देखो ना, कितने सारे नूडल्स के पैकेट तो रखे हैं। ओह, ये कहाँ थे? उसी रसोई वाली अलमारी में माँ। सुमन तुरंत उसने नूडल्स को उबालकर उसके पकोड़े बनाए और मनीष को भी एक प्लेट लाकर दे दिया। तभी मनीष का दोस्त ललित आ गया। उसकी पास में ही चाय की दुकान थी। आओ ललित, पकोड़े खाओ। देखो, सुमन ने नूडल्स के पकोड़े बनाए हैं। अरे वाह, नूडल्स के पकोड़े। हाँ, प्रिया का बड़ा मन था नूडल्स खाने का। ये तो बड़े स्वादिष्ट हैं। भाभी, आज थोड़ा अधिक पकोड़े बना लीजिए। शाम को अपनी दुकान पर भी रख दूंगा।
आजकल बच्चे ये सब बहुत पसंद करते हैं। ठीक है भाई साहब, पर नूडल्स तो खत्म हो गए हैं। भाभी, मैं नूडल्स अभी भिजवा देता हूँ। अगर ये बिक गए तो हम नूडल्स के पकोड़े भी बेचा करेंगे। चाय के साथ ये कुरकुरे पकोड़े बहुत मजेदार लगेंगे। ललित ने थोड़ी देर में ही ढेर सारे नूडल्स भिजवा दिए। ठीक है, अभी आधे घंटे में तुम आकर पकोड़े ले जाना। सुमन ने नूडल्स के पकोड़े बनाकर उस व्यक्ति को दे दिया। शाम को ललित भागते हुए उनके घर आया। अरे यार मनीष, नूडल्स के पकोड़े तो तुरंत ही खत्म हो गए। ये नूडल्स लेकर आया हूँ, क्या भाभी थोड़े और पकोड़े बना देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमन, देखो ललित क्या कह रहा है। क्या हुआ? सुमन को ललित ने सारी बात बताई। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मैं अभी बना देती हूँ। सुमन ने तुरंत पकोड़े बनाकर ललित को पकड़ा दिए। रात को 9 बजे ललित बड़ी खुशी खुशी मनीष को 2000 रुपए देते हुए, मेरे भाई, मुझे रोज नूडल्स के पकोड़े मिल जाए तो मेरा भी धंधा थोड़ा चल निकलेगा और तेरी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। सुमन और मनीष को ललित का ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया। 2000 रुपए देखकर तो सुमन का उत्साह और भी बढ़ गया। घर की जैसी हालत थी, उसमें 2000 की रोज की आमदनी बहुत मायने रखती थी। इलाज कराने में सारी बचत खत्म हो गई थी। मैं पकोड़े बनाकर 4 बजे ही तैयार कर दूंगी, बस आप किसी को भेज देना। ठीक है भाभी, आप बुरा ना मानो तो ये कुछ एडवांस पैसे रख लीजिए, धीरे धीरे चुका दीजिएगा। ठीक है, शाम को आप किसी को भेज दीजिएगा। सुमन ने घर का सारा काम खत्म किया। इन दिनों मनीष का भी काम काफी बढ़ गया था। जब अचानक इंसान का शरीर मजबूर हो जाए तो अनायास ही क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इतने दिनों से घर पर बैठे बैठे वो काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। तुम खाना खा लो तो मैं पकोड़े की तैयारी करूं। रोज हमारी इसी तरह आमदनी होती रही तो हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। तुम्हारे लिए कितना काम बढ़ जाएगा। मैं ठीक होता तो तुम आराम से घर में आराम करती ना। ऐसा क्यों सोचते हो? आखिर इतने दिनों तक तो तुम्हारी कमाई से ही घर का खर्चा चलता रहा ना। फिर जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं ऐश करूंगी। सुमन ने फटाफट खाने का काम समेटा और तुरंत बाजार से नूडल्स के पैकेट्स और तेल लेकर आई। आते ही पकोड़े की तैयारी शुरू कर दी। 4 बजे ललित की दुकान से लड़का आया और पकोड़े ले गया। आधे घंटे बाद ही ललित आ गया। अरे भाई मनीष, कमाल हो गया लगता है। सब घर से पेट धोकर आ रहे हैं। सारे पकोड़े तो खत्म हो गए। भाभी, कुछ पकोड़े और बना देंगी क्या? हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ, आप बैठ जाइए थोड़ी देर। ललित को पकोड़े देकर जब वो मनीष के पास बैठी तो, सुमन, मैं सोच रहा हूँ जब नूडल्स के पकोड़े लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना हम खुद ही इन पकोड़ों की दुकान खोल लें। सोच तो मैं भी यही रही थी, पर तुम्हारे दोस्त को बुरा नहीं लगेगा? बुरा तो लगता है, पर हमें अपना पेट भरना है तो हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। हमारे पास तो जीविकापार्जन का कोई साधन भी नहीं है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। तुम देख लो, मैं तो बना दूंगी, बल्कि पकोड़े के साथ चटनी भी बना दूंगी। जब तक मेरे पैर ठीक नहीं होते हैं मैं यहीं घर के बाहर एक तख्त पर बैठकर सब बेच डालूंगा। रात में जब ललित आया तो बड़ा खुश था। उसने मनीष को पैसे थमा दिए। यार, भाभी के हाथों में तो जादू है। ग्राहक उंगलियां चाट चाट कर पकोड़े साफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तू खुद ही अपनी एक दुकान खोल ले। मुझसे जो मदद हो सकती है मैं करने को तैयार हूँ। ललित, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे पास अपना घर चलाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तुम हमारे जीवन में देवदूत बनकर आ गए मेरे भाई। चल चल, ज्यादा जज्बाती मत हो। जब तेरी स्थिति सुधर जाएगी तो पैसे लौटा देना बस। ललित के जाने के बाद उन दोनों ने दूसरे दिन पकोड़े बनाने के लिए सारा इंतजाम कर लिया और सुबह ही एक तख्त पर रखकर उस पर नूडल्स के पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। नूडल्स के पकोड़े 1 महीने में इतने फेमस हो गया कि उन्हें अपनी दुकान पर आदमी रखना पड़ा। सुमन, क्यों ना हम एक बड़ी दुकान खरीद लें? हम इस जगह से कहीं नहीं जाएंगे। खरीदना है तो घर खरीदेंगे। ये घर ही पूरा दुकान में बदलवा देंगे। एक बार बड़ी मुश्किल से ग्राहक बने हैं, कहीं दूसरी जगह जाने पर ग्राहक बनाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बात तो सही है। धीरे धीरे उनका धंधा चल निकला। उन्होंने पास में ही एक घर खरीदा और घर वाली जमीन में ही दुकान बढ़वा लिया।
1 साल हो गए थे। एक दिन, सुनो, कल चलकर डॉक्टर से मिलते हैं। कब तक बैसाखी के सहारे चलोगे? ऑपरेशन करवा लो, अब तो पैसे भी हैं अपने पास। लेकिन 1 हफ्ते तक दुकान किसके सहारे छोड़ेंगे? प्रिया के सहारे छोड़ेंगे, वो छोटी थोड़ी रह गई है। 1 हफ्ते बाद ही मनीष का ऑपरेशन हुआ। प्रिया ने अपनी निगरानी में नूडल्स के पकोड़े बेचे। जिस दिन मनीष को हॉस्पिटल से आना था, प्रिया खूब सारे नूडल्स के पकोड़े लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ उसने डॉक्टर्स को भी पकोड़े खिलाए। डॉक्टर को तो नूडल्स के पकोड़े इतने पसंद आए कि भाई मनीष, तुम जाओ, मगर मेरे लिए ये पकोड़े बीच बीच में भेजते रहना। 3 महीने बाद मनीष अब बिल्कुल ठीक हो गया था। एक दिन डॉक्टर साहब का फोन आया कि हेलो मनीष, आज शाम मेरे घर में पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नूडल्स के पकोड़े मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊं। तुम्हारा क्या विचार है? डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं पकोड़े लेकर आ जाऊंगा। दूसरे दिन शाम को मनीष पकोड़े लेकर गया। सब नूडल्स के पकोड़े खाकर बड़े ही खुश थे। दूसरी सुबह डॉक्टर साहब का फोन आया। मनीष, आज से मेरे अस्पताल की कैंटीन में तुम्हारे नूडल्स के पकोड़े का एक काउंटर होना चाहिए। एडवांस कितना चाहिए बता दो। ओह डॉक्टर साहब, आपकी बहुत कृपा है, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। उसी दिन मनीष ललित के पास जाकर, ललित, मुझे अस्पताल की कैंटीन का ठेका मिला है। मैं अकेला सारा काम नहीं संभाल सकता हूँ। मेरे धंधे में भागीदारी करना चाहते हो? नेकी और पूछ पूछ, मेरी चाय की दुकान संभालने के लिए तो लड़के हैं। दोनों ने मिलकर अस्पताल की कैंटीन में नूडल्स के पकोड़े का काउंटर खोल लिया। सुमन घर की दुकान संभालने लगी। कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत पैसे हो गए। एक दिन, ये नूडल्स के पकोड़े की सफलता का पूरा श्रेय मेरी प्यारी प्रिया को जाना चाहिए। हाँ, और साथ में ललित को भी। हाँ, पर जिसने पकोड़े बनाए उसको सबसे ज्यादा जाना चाहिए। अब उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं थी। नेपाल से सटे बिहार का एक गांव था, औरा। यहीं पर हरिश्चंद्र अपने 2 बेटे गुड्डू और सुजीत के साथ रहते थे। पहले हरिश्चंद्र का फर्नीचर का कारोबार था, लेकिन कारोबार डूब जाने के कारण गांव पर ही खेती करने लगे थे। उनका जीवन बहुत ही कष्टमय बीत रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई छोड़ चुके थे। पिताजी, मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा। मुझे एक टेम्पो दिलवा दीजिए, मैं टेम्पो चलाऊंगा। बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ, पढ़ लिख कर तू कुछ बन जा। नहीं पिताजी, मैं सोच लिया हूँ, अब मैं टेम्पो ही चलाऊंगा। कुछ जमीन बेचकर एक टेम्पो ला दो, मुझे टेम्पो ही चलाना है। हरिश्चंद्र के लाख समझाने के बावजूद गुड्डू जमीन बेचकर एक सेकेंड हैंड पुराना टेम्पो ले लेता है। सुजीत अपने पिताजी के साथ खेत पर ही काम करने लगता है। बेटे और हरिश्चंद्र के द्वारा जी तोड़ मेहनत के बाद भी उनके हालत नहीं सुधरे। एक दिन खेत में, पिताजी, क्यों ना इस बार करेला की खेती किया जाए? मैं भी यही सोच रहा था बेटा। मुझे भी चीनी की बीमारी होने के कारण डॉक्टर ने करेला खाने की सलाह दी है। हरिश्चंद्र अपने खेत में करेला लगा देता है। सुजीत उसकी खूब सेवा करता है। जल्द ही उसमें फूल आ जाता है। जब करेला थोड़ा बड़ा होने लगता है, तभी घमासान बारिश शुरू हो जाती है, जो लगातार 1 सप्ताह होती रहती है। नेपाल द्वारा डैम से पानी छोड़े जाने से पूरा क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न हो जाता है। घनघोर बारिश और बिजली गिरने की आवाज से पूरा इलाका थर्रा जाता है। एक बिजली एक करेले पर भी गिरती है। देखते ही देखते वो करेला बहुत बड़ा हो जाता है। उधर नेपाल से लगातार पानी आने और घनघोर बारिश से सारा गांव डूब जाता है। तब लोग उस विशाल करेले में सीढ़ी से घुसकर जान बचाते हैं। कुछ दिन पानी निकलने पर, हरिश्चंद्र जी, आपके इस जादुई करेले ने पूरे गांव को बचा लिया। हाँ, ये बात तो है कि आज अगर सुजीत ने जादुई करेला नहीं लगाया होता तो हम सब इस तरह बात नहीं कर रहे होते। भाई, मेरी तरफ से सभी लोगों की जान बचाने के लिए सुजीत को 25,000 रुपए दिया जाता है। मुखिया जी को देखा देखी सभी लोग सुजीत को कुछ न कुछ देते हैं।
उससे सुजीत एक पुरानी मिनी बस गांव से शहर लोगों को पहुंचाने के लिए खरीद कर लाता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि आकाशीय विद्युत आकर्षण के इफेक्ट से करेला इतना बड़ा हो गया। कई लोगों को उस करेले का रस पीने से पुराने रोग ठीक होने लगते हैं। हरिश्चंद्र जादुई करेले के पास एक मंदिर बनवा देता है। मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है। भाई साका, अगर ये करेला अपन लोगों के पास आ जाए तो हम उसे अमेरिका को बेचकर खूब पैसे कमा सकते हैं। भाई राका, विचार तो तुम्हारे उत्तम है, लेकिन इतना बड़ा करेला चोरी कैसे होगा? अरे ऐसा करते हैं कि आज रात इसमें घुसकर इसके बीज को चुरा लेंगे और अपने खेत में उसको बो देंगे। वाह दोस्त, क्या आइडिया दिया है। आज रात चाकू छुरी लेकर चलना होगा, करेले को काट कर उसमें से बीज निकालना होगा। रात में राका और साका दोनों मिलकर जादुई करेले के बीज की चोरी करने जाते हैं। जैसे ही करेले को काटने के लिए चाकू लगाते हैं, दोनों को इतना जोर से करंट का झटका लगता है कि सीधा मंदिर के पास जाकर गिरते हैं। उनके हाथों को लकवा मार देता है। दोनों 21 दिनों तक मंदिर की सीढ़ी धोते हैं, तब जाकर उनका हाथ ठीक हो जाता है। हरिश्चंद्र भाई, बाढ़ के कारण पूरे गांव का फसल बर्बाद हो चुका है। इस आपात से उभरने में पता नहीं हमें कितना वक्त लगेगा। क्यों ना हम जादुई करेले से मदद मांग कर देखें? बहुत ही पते की बात की है मुखिया जी आपने। आइए चलते हैं जादुई करेले के पास। है जादुई करेला, तुमसे गांव के लोगों की हालत छिपे नहीं है। कम से कम 1 महीना दाल, चावल, नमक, चीनी, सब्जी, दूध इत्यादि का पैकेट भी उपलब्ध करवा दीजिए। हरिश्चंद्र, इधर आओ, देखो जादुई करेला से पैकेट निकल रहे हैं। अरे वाह, जो जो सामान हमें चाहिए था वो सारे आवश्यक सामान इसमें मौजूद हैं। पिताजी, गांव के सारे लोग इधर ही आ रहे हैं। मंदिर के पास पहले से ही बहुत भीड़ है, क्या करें? बेटा, ऐसा करो कि सारे बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को एक तरफ कर दो और नौजवानों को एक तरफ। कुछ नौजवानों को पैकेट वितरण करने के लिए ले आओ। बेटा, अपनी बस और टेम्पो को भी ले आओ। जो लाचार हैं यहाँ नहीं आ सकते, उनके घर पर पैकेट पहुँचा दो। देखिए भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव के पास जादुई करेला है और इसके रहते कोई भी आपदा हम पर नहीं आ सकती। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करें और अपने पैकेट ले ले। बुजुर्ग और लाचारों को यहाँ आने की जरूरत नहीं। उनके घर पर पैकेट हमारे सदस्य बस और टेम्पो से पहुँचा देंगे। जादुई करेला के द्वारा लगभग 6 महीने राहत सामग्री दी जाती है। इस तरह लोग आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। इस बार बारिश नहीं होने से सूखे जैसी स्थिति होती है। इस समय का हल ढूंढने के लिए मुखिया जी हरिश्चंद्र को बुलाते हैं। हरिश्चंद्र भाई, हमारे गांव के लिए तथा अगल बगल के गांव के लोग हमारे जादुई करेले से लगातार 6 महीने से सामग्री ले रहे हैं। हाँ मुखिया जी, ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। इस बार बारिश का लक्षण भी ठीक नहीं, सूखे का असर है। क्यों ना हम जादुई करेले से पानी की मांग करें और लोगों को नहर खुदाई में लगवा दें, ताकि लोग काम भी कर सकें और मुफ्त के खाने की आदत भी खत्म हो जाए। बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं आपने। चलिए आज ही जादुई करेले से निवेदन करते हैं। हे जादुई करेला, जब जब हमारे गांव पर मुसीबत आई है, आपने हमारा साथ दिया। अब इस सूखे में हमें पानी की जरूरत है। तभी जादुई करेले से एक बहुत बड़ा नल निकलता है। मेरे प्यारे गांव वासियों, हम लोगों की तकलीफ को देखते हुए जादुई करेले ने हमें पानी प्रदान कर दिया है। अब आप सब नहर की खुदाई करके छोटे छोटे नालियों द्वारा अपने खेतों में पानी ले जा सकते हैं। गांव के लोग नहर नालियां बनाने में लग जाते हैं, लेकिन सूखी मिट्टी होने के कारण लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हरिश्चंद्र जादुई करेले से रिक्वेस्ट कर
3 दिन विशाल करेले से ही गांव तथा उसके आसपास पानी का फुहार करवा देता है ताकि लोगों को गड्ढा करने में आसानी हो। इस तरह औरा गांव में जब जब संकट आता है, जादुई करेला से वो टल जाता है। इस गांव के लोग बहुत सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत पुरानी बात है, चंपापुर में सखाराम नाम का आदमी अपनी पत्नी शकुंतला के साथ रहता था। सखाराम एक डांडा हलवाई की मिठाई की दुकान में मिठाई बनाने का काम करता था। उसका सेठ बड़ा कंजूस था। वो सखाराम से बहुत काम करवाता था, लेकिन वेतन कम देता था। वो दुकान सखाराम के घर के करीब थी, इसलिए वो मजबूरी में वहां काम कर रहा था। दिवाली के पहले और दिवाली के दिन तक सखाराम ने जी तोड़ मेहनत की और बहुत सारी मिठाइयाँ अपने सेठ के लिए बनाई। सेठ जी, मैंने 3 गुना काम किया है। मेरी मेहनत के हिसाब से मेरा वेतन दे दीजिए। सेठ ने कम तनख्वाह दी तो सखाराम का दिल टूट गया। सेठ जी, आपके धंधे के लिए मैंने अपने सुख और नींद को कुर्बान कर दिया। अपने घर दिवाली नहीं मनाई। मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने काम किया है और आपने मुझे मेरा सही मेहनताना भी नहीं दिया। देखो सखाराम, तुमने मेहनत की लेकिन काम ज्यादा नहीं किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे काम की सही कीमत दी है। यदि तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो छोड़ दो काम। तुम्हारे जैसे मुझे 36 मिल जाएंगे। चलो जाओ यहाँ से। सखाराम दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ा। वो पहले से ही बीमार था। घर पहुंचकर उसे बुखार चढ़ गया। इसके बाद 3-4 दिन तक काम पर नहीं जा पाया। 5वें दिन वो सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, माफी चाहता हूँ, आज आने में देरी हो गई। सिर्फ देरी नहीं, बहुत देरी हो गई। क्या मतलब सेठ जी? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने दूसरा आदमी रख लिया है। सखाराम को बड़ा झटका लगा। वो मुंह लटकाकर घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों तक सखाराम ने काम की तलाश की, लेकिन सफल न हुआ। सुनिए जी, आपके हाथ में मिठाई बनाने का अच्छा हुनर है, क्यों ना एक मिठाई की छोटी दुकान शुरू की जाए? बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए रुपए चाहिए। मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें गिरवी रखकर व्यापार शुरू करें, मैं आपका साथ दूंगी। सखाराम ने किराए की दुकान ली और छोटा मिठाई का व्यापार शुरू कर दिया। दोनों बड़े मेहनती और नेक थे। कुछ दिन के बाद शकुंतला बीमार हो गई, लेकिन मिठाई के व्यापार में सदैव अपना योगदान देती रही। उसकी बीमारी में सखाराम के बहुत सारे पैसे लग जाते थे। इसी वजह से सखाराम गरीबों के दलदल में फंसा हुआ था। शकुंतला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज शहर के बड़े अस्पताल में कराऊंगा। यहाँ के डॉक्टर सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन सही इलाज नहीं करते हैं। देखिए जी, आपने मेरा बहुत इलाज कराया है, लेकिन मेरी बीमारी ही ऐसी है कि इसका दूर होना अब संभव नहीं लग रहा है। डॉक्टरों का क्या कसूर है जब अपनी बीमारी ही लाइलाज है। अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मैं भी ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखता हूँ। मैं दुगनी मेहनत करूँगा, अधिक से अधिक पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे इलाज में लगाऊंगा। देखिए जी, 2 रोटी गाय और कुत्ते को दे दीजिए और उसके बाद भोजन कर लीजिए। एक बात तो है कि तुम गाय और कुत्तों को खिलाने की बात नहीं भूलती। बेचारे बेजुबान जानवर हैं, ये सब हमसे ही जुड़े हैं ना। भगवान हमारे द्वारा ही इन्हें भी भोजन दिला देते हैं। सखाराम गाय को रोटी खिलाने लगा और उससे बातें भी करने लगा। गौ माता, कुछ ऐसा चमत्कार करो, मेरा भी उद्धार करो। सुनिए जी, आज बाजार की मलाई कम पड़ गई है। अपने गाय के दूध की मलाई बनाकर उस मलाई के साथ मिला देंगे। कल से आपको मेले के कारण अधिक मिठाई बेचनी है, कम नहीं पड़नी चाहिए। सखाराम ने जब मलाई बनाने के लिए गैया का दूध दुहा तो चौंक गया। गाय ने 2 गुना दूध दिया था। उसने 3/4 दूध की मलाई निकाल ली। अरे, ये मलाई तो बहुत ज्यादा और बड़ी चमकदार दिख रही है। आपने इसमें कुछ मिलावट तो नहीं कर दी है? शकुंतला, तुम तो जानती हो कि मैंने कभी मिलावट का काम नहीं किया है। ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करके
पाप का भागी नहीं बनना चाहूंगा। 2 पैसा कम कमाऊंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो मलाई की मदद से मिठाइयाँ बना लेते हैं। जब शकुंतला और सखाराम मिठाइयाँ बनाने लगे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मिठाई बनाते बनाते थक गए, लेकिन मलाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई। बची हुई सारी मलाई को संभाल कर रख दिया। ये मलाई है या जादू? हमने इतनी मिठाई बनाई, फिर भी खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। मैं भी बहुत हैरान हूँ, उससे ज्यादा खुश हूँ। इस मलाई ने तो हमारी बड़ी भलाई कर दी। सखाराम की मिठाइयों का व्यापार बढ़िया चलने लगा। मलाई की कृपा से अच्छी कमाई होने लगी। शकुंतला का इलाज होने लगा और उसे आराम भी होने लगा। सखाराम की दुनिया रंगीन हो गई। उसकी दुकान में शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयों के कारण ग्राहक अपने आप चले आते थे। एक दिन पुलिस वाले सखाराम की दुकान में आ गए। सखाराम, तुम्हारी मिलावटी मिठाई खाकर कुछ लोग बीमार हो गए। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी दुकान पर शुद्ध मिठाइयाँ ही बनती है। हमने कभी कोई मिलावट नहीं की है। आप मेरी हर मिठाई को चेक कर सकते हैं। आप मेरे किसी भी ग्राहक से पूछ सकते हैं। हवलदार, मिठाइयों के सैंपल्स ले लो और जांच के लिए भिजवा दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं वर्षों से सखाराम की दुकान की मिठाई खा रहा हूँ। आज भी खाई है, अभी लेकर भी जा रहा हूँ। इनके जैसे मिठाई की शुद्धता पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगी। किसी ने आपको शायद झूठ बोला है। इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं। आप शिकायतकर्ता की सही जांच करवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतने में एक गोलू नाम का आदमी दौड़ा हुआ आया। इंस्पेक्टर साहब, ये पास वाले मिठाई वाले डंडा हलवाई की सारी करतूत है। उन्हीं ने पैसे देकर दूसरे आदमी के जरिए झूठा शिकायत लिखवाई है। सखाराम की मिठाई खाकर भला कोई बीमार हो सकता है? कहीं कोई बीमार नहीं हुआ है। डांडा हलवाई ने सखाराम को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। इंस्पेक्टर ने पता लगाया तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस वालों ने डांडा हलवाई की ही दुकान पर छापा मार दिया और बहुत सारी मिलावटी मिठाई जब्त हो गई। डांडा हलवाई के हाथों में हथकड़ी लग गई। उनके करनी का फल उनके सामने आ गया। इसलिए कहते हैं, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, नेक काम करने वाले का ही ऊंचा नाम होता है।